Hello to all of you, myself Neha, and today we are going to start our new book, The Next English for 5th class. ये book जो है 5th class के लिए है and this is for the starting क्योंकि आज हम start कर रहे हैं इस book को, so that is why we are going to start this book with the grammar exercise. So we are going to do the grammar exercise. This is a brush up exercise that can enhance or recall your grammatical नॉलेज. ये आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज को रिकॉल करेगी जो भी आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा था. एंड फॉर दैट दिस इज यूनिट 0. हम डील करेंगे यूनिट 0 के साथ जो बिल्कुल प्रॉपरली ग्रामर कंटेंट को लिए हुए है. सो वी विल स्टार्ट विद Let's get ready. This will prepare you for some grammatical rule. ये exercise जो है आपको prepare करेगी बहुत सारे grammatical rules के साथ. So we are going to deal with our first question. And what is this? Unscramble these clue words. Copy the letter in the numbered cell to other cell with the same number to find out how grade 5 will be. आपके पास कुछ unscramble words हैं. अनस्क्रम्बल वर्ड्स मीन्स जो कुछ सीक्वेंस में नहीं है, जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है. और आफ्टर दैट वी हैव टू मेक देम इन अ सीक्वेंस. हमें इन वर्ड्स को सीक्वेंस में बनाना है जिससे इन वर्ड्स की सेंस बनेगी. यहाँ पर कुछ क्लूज भी हैं जो आपको दिए गए हैं ताकि आप इन वर्ड्स को अच्छे से पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हियर वी हैव सम वर्ड्स जो अनस्क्रम्बल हैं, जो एक सीक्वेंस में नहीं है. हमें इनको एक सीक्वेंस में क्रिएट करना है. सो सबसे पहले यू हैव वर्ड लाइक दैट. आपके पास ये वर्ड है. सो और यहाँ पर क्लू दिया हुआ है कि दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दैट वर्ड इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जब आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम बात करते हैं तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है दैट इज रिलेटेड टू सर्टेन इमोशन, सर्टेन सिचुएशंस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की वो फॉर्म होती है जो कुछ इमोशन या सिचुएशन या किसी एक हमारे जीवन के समय को रिलेट करती है. तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है और आपको ये भी पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी फीलिंग या इमोशन के नाम को भी हम कहते हैं. तो यहाँ पर हमारा वर्ड बनेगा हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ योर बिहेवियर, इज अ स्टेट ऑफ योर माइंड. आपके दिमाग की, आपके पर्सनालिटी का एक ट्रेट है हैप्पीनेस. तो आपने हैप्पीनेस को यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर फिल कर दिया. देखते जाइए, बहुत सारी नॉलेज एक साथ हम यहाँ पर एक्वायर कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो लर्निंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अनस्क्रम्बल वर्ड्स के साथ साथ हम नाउन के जितने भी काइंड्स हमने पढ़े थे उनको भी रिकॉल करते जा रहे हैं. सो हमने यहाँ पर रिकॉल किया व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी फीलिंग को, अच्छा फीलिंग हो सकती है हैप्पीनेस की, सॉरो की, ये सारी चीजें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम देखते हैं. सेकेंड वन इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सेकेंड वर्ड जो है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया हमारी लाइफ के एक कंडीशन को, हमारी लाइफ के एक दौर को, चाहे वो चाइल्डहुड हो चाहे वो ओल्ड एज हो, इन सब को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर इंक्लूड करते हैं. तो सेकेंड वर्ड इज द चाइल्डहुड. CHILDHOOD. दैट इज चाइल्डहुड. क्योंकि चाइल्डहुड जो है वो हमारी लाइफ का एक दौर है, एक पार्ट है. तो बचपन से बना है बचपना, तो चाइल्ड से बना है चाइल्डहुड, और ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. फाइन. तो आई थिंक आप इन दोनों अनस्क्रम्बल वर्ड्स को स्क्रम्बल करना जान गए होंगे और साथ में ये आपने समझ लिया होगा कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ नाउन दे आर, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है. सेकेंड वर्ड इज क्वांटिटी वर्ड. क्वांटिटी वर्ड, अब यहाँ पर हम आ गए हैं अपने एडजेक्टिव्स पर. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हम सब इस चीज के बारे में हमने याद किया. तो एडजेक्टिव्स जो हैं हमारी क्वांटिटी के होते हैं, क्वालिटी के होते हैं, फ्रीक्वेंसी के होते हैं. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अब क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी वर्ड क्या है? जो आपको किसी चीज की मात्रा के बारे में बताती हूँ. तो यहाँ पर आपका वर्ड बनता है मैनी.
MANY, मैनी। ये आपको क्लू देगा कि आपको इन वर्ड्स के साथ क्रिएट क्या करना है। एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू क्रिएट विद दीज वर्ड, यू हैव टू क्रिएट लाइक जो यहाँ पर इस क्वालिटी से मिलता जुलता हो। आपके पास एक क्लू है कि आपको कोई क्वांटिटी वर्ड जो है वो यहाँ पर क्रिएट करना है। क्वांटिटी जो आपको किसी मात्रा के बारे में बताए, तो मात्रा के बारे में आपको कौन सा वर्ड बता रहा है, दैट इज मैनी। फाइन, सो that is synonym of creative and adjective with suffix ic। आपको एक सिनोनियम क्रिएट करना है। सिनोनियम का मतलब होता है एक समानार्थी वर्ड क्रिएट करना है जिसके साथ आप suffix ic लगाएंगे। suffix क्या होते हैं, जो आप किसी वर्ड के पीछे लगाते हैं, जो आप किसी वर्ड के पीछे लगाते हैं उसका मीनिंग क्रिएट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड suffix। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक वर्ड क्रिएट करना है जो एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज होता हो जो बहुत क्रिएटिव हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिव, जो नई नई चीजों को बनाता हो, जो नई नई चीजों को क्रिएट करता हो। अ पर्सन हु क्रिएट न्यू थिंग्स इज कॉल्ड क्रिएटिव। और एडजेक्टिव हो विद suffix ic, और उस वर्ड का, अच्छा देखिए इसमें आपको दो चीजें समझनी है स्टूडेंट्स। व्हाट, फर्स्टली उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं जो नई नई चीजें क्रिएट करता है, हम उसे आर्टिस्ट बोलते हैं। और आर्टिस्ट वर्ड को हम suffix ic लगाकर उसका क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब जो उसकी विशेषता हो। तो हमारा वर्ड बनेगा आर्टिस्टिक। हमारा वर्ड बनेगा आर्टिस्टिक। फाइन, हमारा वर्ड है यहां पर आर्टिस्टिक। आर्ट, आर्टिस्ट से बना है आर्टिस्टिक। फाइन, आर्टिस्ट हमारा हो गया नाउन और आर्टिस्टिक हो गया हमारा एडजेक्टिव। सो इस तरीके से हमने इन सेंटेंसेस को सॉल्व किया। नाउ मूव फर्दर। अब हमारे पास है एक ऐसा वर्ड जो प्रीफिक्स वर्ड एंड अपॉर्चुनिटी टू व्यू समथिंग बिफोर। अब हमें एक ऐसे प्रीफिक्स, पहले हमें प्रीफिक्स को समझना है। व्हाट इज प्रीफिक्स, कुछ वर्ड जो हम किसी शब्द के आगे लगाते हैं और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो यहाँ पर आपको एक हिंट मिली कि ये वर्ड एक प्रीफिक्स के लगने से बना है और इसका मीनिंग क्या जनरेट करना है, एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू समथिंग। किसी अपॉर्चुनिटी को देखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, प्रीव्यू कहते हैं। तो PREVIEW, तो हमारा वर्ड बना प्रीव्यू। प्री इसका प्रीफिक्स हो गया और व्यू जो है वो हमारा एग्जैक्ट वर्ड हो गया। तो व्यू के साथ अगर हमने प्री को प्लस कर दिया तो ये हमारा बन गया प्रीव्यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एक ऐसा वर्ड जिसमें सिर्फ आपको मीनिंग दिया है। सॉब साइलेंटली। सॉब का मतलब होता है रोना, साइलेंटली मतलब बहुत धीरे धीरे रोना। तो जब हम बहुत धीरे रोते हैं तो उसको, उस चीज को, एक तो वो बहुत लाउडली रोना, उसको हम क्राई कहते हैं। बट जब हम बहुत धीरे धीरे रोते हैं तो दैट इज कॉल्ड वीक। WEEP। अगला है आपका एक ऐसा फ्रेजल वर्ब, स्टॉप डूइंग समथिंग, दैट इज गिव अप। GAVE, गिव अप। गिव अप मतलब जब हम किसी चीज को हार मान लेते हैं, किसी चीज से जब हम छोड़ देते हैं किसी चीज को, when we submit something, submit against something, तो that is called give up। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका एक अगला सेंटेंस, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एंटोनियम्स ऑफ वॉर। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने शुरू में आपको समझाया था। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ सम फीलिंग, अ स्टेट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो उस किसी भी चीज को हमने किसी भी एब्स्ट्रैक्ट, ये जो वर्ड बनेगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। और एंटोनियम्स ऑफ वॉर, वॉर का मतलब होता है लड़ाई, और लड़ाई का एंटोनियम्स या विपरीतार्थी शब्द क्या बनता है, वॉर का पीस। तो यहां हमारा बनेगा PEACE, पीस।
नाउ इस तरीके से हमने ये सारे के सारे जो कॉलम्स थे वो फिल करें। अब हम लास्ट कॉलम को सॉर्ट आउट करेंगे। हाउ वी विल सॉर्ट इट आउट, हमने करना क्या है, क्लू है हमारे पास। वी हैव गिवन सर्टेन नंबर्स, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और हमारे यहाँ कॉलम्स में भी कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो जो नंबर हमारे यहाँ मेंशन है हम उनको यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और अपने इन कॉलम्स में फिल करते जाएंगे और उस तरीके से एक वर्ड हमारे पास आएगा जिसका मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है। फाइन, तो सबसे पहले हम देखते हैं वी हैव नंबर 1, तो हम नंबर 1 पर जाकर देखते हैं। सो वी हैव ए ऑन नंबर 1, सो राइट डाउन ए हेयर, हमने यहाँ पर ए लिखा। अब उसके बाद है हमारे पास नंबर 2, नंबर 2 में हमारे पास जी है, सो हमने जी लिखा। देन वी हैव नंबर 3, तो हमें नंबर 3 के लिए स्लाइड पे बैक जाना पड़ेगा। देन वी हैव आर, तो हमने आर लिखा नंबर 3 के लिए। नाउ वी हैव टू चेक ऑन नंबर 4, वी हैव ई ऑन नंबर 4 एंड नंबर 1 पर हमारे पास ऑलरेडी ए है ही। Then we have to check on what we have on number 5. Go back to our slide, that is tree, और T को हमने यहाँ लिखना है T। उसके बाद check out number 4, we have E, X is already given to us. Then we have to check what we have on number 6, that is P. Number 4 में हमारे पास E है। उसके बाद नंबर 3 पर चेक आउट करेंगे हम, what we have नंबर 3 पर R, 7. We need to go back. Then we have I on number 7. हमने I mention किया। फिर उसके बाद नंबर 4 को चेक आउट करेंगे। We have E on number 4 and 8. 8 को चेक आउट करेंगे। What we have on number 8? We have N on number 8. हमने N फिल किया यहाँ पर। Then 9 को चेक आउट करेंगे। What we have on number 9? Go back and check out C. हमने यहाँ C फिल किया और उसके बाद लास्ट नंबर रहता है नंबर 4 and we know that we have E on number 4. तो हमने E जो है वो नंबर 4 पर फिल कर दिया। अब हमारे पास इन सारे नंबर्स को लिखने के बाद एक सेंटेंस बना, दैट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से हमने बहुत सक्सेसफुली अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं इसमें। हमने प्रीफिक्स लगाना सीखा, व्हाट इज़ प्रीफिक्स, जो सेंटेंस जो वर्ड के आगे लगे दैट इज प्रीफिक्स, जो वर्ड के पीछे लगे दैट इज सुफिक्स। हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ सम इमोशंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑल्सो अ नेम ऑफ सर्टेन सिचुएशन। और आपकी लाइफ का कोई भी पड़ाव होता है, कोई भी आपके जीवन का हिस्सा होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भावनाओं से जुड़े हुए नाउन को, समय के किसी एक खास दौर से जुड़े हुए नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये भी हमने रिकॉल किया। हमने कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ साथ प्रीफिक्स और सुफिक्स देखे, हमने फ्रेजल वर्ब देखे। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो बहुत सारी नॉलेज हमें दे गया है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज, नाउ रीड दिस सेकंड क्वेश्चन विद मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। Solve riddle and identify if the words are homonyms or homographs. So first of all, what is riddle? Riddle का मतलब होता है पहेली, ठीक है। तो इस तरीके से एक पहेली टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हम इस रिडल को सॉर्ट आउट करेंगे। और हमने सीखना क्या है थ्रू दिस रिडल? वी हैव टू लर्न अबाउट होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स। हमने होमोनिम्स और होमोग्राफ्स के बारे में समझना है। सो होमोनिम्स क्या है? कुछ वर्ड्स के नाम हैं, ये शब्दों को कैटेगराइज कर दिया है हमने, शब्दों को नाम दे दिया है। कुछ शब्दों को नाम दिया है होमोनिम्स का और कुछ को नाम दिया है होमोग्राफ्स का। अब होमोनिम्स क्या है? कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, बट स्टिल देयर स्पेलिंग्स आर कॉमन, और उनकी स्पेलिंग्स जो हैं वो कॉमन होती हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन कॉमन होगा। देयर स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन आर कॉमन बट देयर मीनिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जिनके स्पेलिंग्स
एक जैसे होंगे, जिनका प्रोनाउंसिएशन बोलने का तरीका एक जैसा होगा, बट उनके मीनिंग जो है वो अलग होंगे। सो चलो रीड करते हैं। पहले चलिए होमोग्राफ्स भी समझ लेते हैं। तो होमोग्राफ्स क्या है? होमोग्राफ्स ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सुनने में तो जो एक जैसे लगते होंगे, बट उनकी स्पेलिंग अलग होगी, उनका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट होगा। सिर्फ उनकी साउंड जो है वो एक जैसी सुनाई देती है। ठीक है, तो हम सॉर्ट आउट करना शुरू करेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे। दैट इज एन एनिमल दैट ईट्स हनी टू एंड्योर। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ों के हिंट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट आपको हिंट देता है एक ऐसे एनिमल के बारे में जो हनी खाता है। हम सबको पता है एक ऐसा एनिमल जो हनी खाता है, दैट इज बेयर। और दूसरा इंड्योर। अब इंड्योर का हमें नहीं पता, तो इंड्योर क्या है? बर्दाश्त करना। और बर्दाश्त करने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेयर करना। तो दोनों के लिए एक वर्ड यूज होता है बेयर, पर यहाँ पर बेयर वर्ड की मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, सो हम लिखेंगे BEAR, बेयर। फाइन। नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस, दैट इज अ वेपन टू शूट एरो, अ वे ऑफ ग्रीटिंग। एक ऐसा वेपन जो एरो, तीर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? धनुष चाहिए होता है। और धनुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट बो। और दूसरा है अ वे ऑफ ग्रीटिंग। वे ऑफ ग्रीटिंग का मतलब क्या है? When we greet somebody, जब हम किसी का अभिनंदन करते हैं, जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, तो उस सिचुएशन को हम बो कहते हैं। इन सम सर्टन cultures, not in our Indian culture, but in some certain cultures, people used to bow their head. कुछ ऐसे कल्चर हैं हमारी दुनिया में जो ग्रीटिंग के लिए, अभिनंदन करने के लिए people usually bow their head. स्पेशली जापानीज कल्चर में लोग जो है अपने सर को झुकाते हैं एंड दे बो, वो अपने सामने वाले के सामने बो करते हैं। तो यहाँ पर बो वर्ड जो है वो धनुष के लिए भी यूज होता है और बो वर्ड ग्रीटिंग के लिए भी यूज होता है। तो ऐसे वर्ड जो सेम स्पेलिंग हो, सेम प्रोनाउंसिएशन हो, बट मीनिंग डिफरेंट हो, उनको हमने क्या कहा? होमोनिम्स कहा है। फाइन। अ स्टेम ऑफ ट्री, द नोज ऑफ एलिफेंट। अब हम बात कर रहे हैं स्टेम ऑफ ट्री। स्टेम ऑफ ट्री को हम क्या कहते हैं? तने को क्या कहते हैं? ट्री के ट्रंक। ठीक है, और एलिफेंट की नोज को भी हम क्या कहते हैं? ट्रंक। तो दोनों के लिए सेम वर्ड है TRUNK, ट्रंक। फाइन। अब अगला है आपका अ स्मॉल अमाउंट। किसी भी चीज को जो हमारे पास थोड़ी सी मात्रा में हम होती है उसको हम क्या कहते हैं? बिट। अ बिट ऑफ नॉलेज। राम हैज अ बिट ऑफ नॉलेज, कि राम के पास थोड़ी सी नॉलेज है। एंड पास्ट टेंस ऑफ बाइट इज ऑल्सो बिट, तो बाइट का पास्ट टेंस भी बिट है। तो इस तरीके से ये वो वर्ड है जिसके मीनिंग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम है। दैट इज ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ होमोनिम्स। फाइन। नेक्स्ट आता है आपका द नेम ऑफ स्पोर्ट। एक खेल का नाम है ये। और दूसरा सेम यही वर्ड यूज होता है फॉर द नेम ऑफ एन इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होता है बच्चे? इंसेक्ट इज अ, छोटे छोटे कीड़ों को हम क्या कहते हैं? इंसेक्ट। तो ये वो नाम है जो एक गेम के लिए भी यूज होता है और एक इंसेक्ट के लिए भी यूज होता है जो बहुत चिर्पिंग करता है। चिर्पिंग का मतलब क्या होता है? अ इंसेक्ट विच मेक लॉट्स ऑफ नॉइज। एक ऐसा इंसेक्ट जो बहुत सारी नॉइज करता है, दैट इज कॉल्ड चिर्पिंग। फाइन। सो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आता है हमारे दिमाग में, ओके, दैट इज क्रिकेट। तो वो क्या है? दैट इज क्रिकेट। CRICKET। क्रिकेट एक गेम का नाम भी है और क्रिकेट उस इंसेक्ट को भी कहते हैं विच मेक लॉट्स ऑफ नॉइज बेसिकली इन द रेनी सीजन। फाइन। अब आता है आपका एफ पार्ट। एफ पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक है, आई टोल्ड यू अबाउट दैट। सबसे पहले तो बुक को आप क्या करते हो? रीड करते हो, दैट इज READ, रीड। आप बुक को क्या करते हो? रीड करते हो। और साउंड विद रीड्स, यहाँ पर रीड जो है रॉन्गली दे दिया गया है, बट सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी कि रीड नहीं देना चाहिए था एंड वी हैव टू फिल द वर्ड रीड। और रीड का मतलब क्या होता है बच्चे? रीड का मतलब होता है झाड़ियाँ, जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं, वी कॉल देम रीड। फाइन। अब अगला आता है आपका फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड लॉक।
अब ये वो वर्ड है जिनको हम लेंगे अपनी कैटेगरी होमोग्राफ्स के अंदर। जब बिजली चमकती है तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइटनिंग। और जब लॉक होता है, लॉक को हम क्या कहते हैं? टाइटनिंग। ठीक है, तो टाइटनिंग और लाइटनिंग, जब आप इन दोनों वर्ड्स को बोलोगे तो इनका जो फोनिक्स है, इनकी जो साउंड है, वो आपको सेम जो है फील होगी। सो दैट इज व्हाई वी टेक दीज वर्ड इन द कैटेगरी ऑफ होमोग्राफ्स। जिनकी साउंड मिलती जुलती होती है उनको हम होमोग्राफ्स कहते हैं। अब हम मेटल, एक मेटल का नाम है ये वर्ड। और टू टेक चार्ज, टू टेक चार्ज, मेटल का मतलब होता है कोई भी तत्व जिसको हम बोलते हैं। तो तत्व जैसे सोना, चांदी, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे हमारे मेटल हैं। फाइन, तो ये एक मेटल का नाम है। और साथ में जब हम किसी को चार्ज लेते हैं, मान लीजिए जब कोई पर्सन आपको चार्ज लेता है, मीन्स आपका नेतृत्व करता है, आपको लीड करता है, तो ये सेम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम सुनाई देता है। स्पेलिंग इनकी अलग है। वो मेटल का नाम होता है लेड, इसकी स्पेलिंग होती है LEAD, लेड। और टू टेक चार्ज मीन लीड करना, किसी को लीड करना, LED, लीड। ठीक है, अब आता है आपका आई। इट्स रोल डाउन योर चीक व्हेन यू क्राई टू पुल आउट समथिंग बाय फोर्स। एक ऐसी चीज जब आप रोते हो तो आपके चीक्स पर रोल डाउन होती है। रोल डाउन का मतलब लुढ़क कर गिरना, इज कॉल्ड रोल डाउन। तो क्या गिरता है जब व्हेन यू स्टार्ट क्राइंग? टीयर्स। और व्हेन यू पुल समथिंग आउट, जब आप किसी चीज को फाड़ देते हो तो उसको भी आप टीयर आउट करना ही कहते हो। तो यहाँ पर सेम वर्ड है टीयर। दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है टीयर, बट इनके मीनिंग जो हैं दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो लास्ट वाला आपका कौन सी कैटेगरी में गया? होमोनिम्स की कैटेगरी में गया। फाइन, तो इस तरीके से हमने आज थोड़ा सा आइडिया लिया अबाउट द होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स। सो इस तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th। क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th हम बाद में सॉर्ट आउट करेंगे, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉर्ट आउट करेंगे, बिकॉज वी नीड सम स्पेस टू सॉर्ट देम आउट। हमें स्पेस चाहिए, तो पहले इसको कर लेते हैं, बाद में हम 3rd and 4th को सॉर्ट आउट करें। फाइन, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? Complete the sentence for each situation. Use the word given the ending ing and ed. हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट कैसे करना है? इसमें हमें ed लगाना है और इसमें हमें ing भी लगाना है दोनों सेंटेंसेस में। ठीक है, अब ed और ing लगाने को हम कहते क्या है? पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको क्या कहा जाता है? तो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकंड फॉर्म जब हम बनाते हैं किसी बेसिक वर्ब से, दैट इज हम ed लगाकर बनाते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या ऐड करते हैं? हम ing ऐड करते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस को पढ़कर ये डिसाइड करेंगे कि वहां पर पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे या प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। लेट्स रीड दीज सेंटेंसेस एंड फाइंड द आंसर आउट। Fine. The food in this restaurant was as good as we expected. अब पहला बता दिया है इन्होंने कि और उसी बेसिस पर हमें एक वर्ड दिया है, क्लू वर्ड दिया है, दैट इज डिसअपॉइंट। अब हमें इस डिसअपॉइंट को डिसअपॉइंटिंग यूज करना है कहाँ पर, और डिसअपॉइंटेड यूज करना है कहाँ पर? इट्स अप टू यू। द फूड वॉज नॉट, अब देखो जब यहाँ पर हमारे पास was है, जब आपके पास was है तो इसका मतलब ये past tense है, तो we tend to use ed here। आप लिखेंगे disappointed, the food was disappointed, the food was not disappointed in the restaurant। रेस्टोरेंट में जो फूड था वो डिसअपॉइंटेड नहीं था। तो मैंने आपको बताया जहां पर आपका पास्ट टेंस होगा वहां पर आपने जो है ed यूज करना है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल को यूज करना है। नाउ
आएगा आपका सेकेंड, वी वर नॉट डैश विद द फूड इन द रेस्टोरेंट, वी वर नॉट डिसअपॉइंटिंग, DISSAPOING, we were not disappointing with the food in the restaurant. Next पर आ जाइएगा, we have question number 3 to sort it out. और हमने करना क्या है इन क्वेश्चंस में ये देखेंगे. Write 5 sentences that contain words that use this prefix. सबसे पहले हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आइडिया लिया व्हाट इज प्रीफिक्स. वो वर्ड्स जो हमारे शब्दों के पहले ऐड हो जाते हैं और उनके मीनिंग को बदल देते हैं उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं. ठीक है, तो हमने इन सारे ये जो पोर्शन दिए हैं इनको एक वर्ड में ऐड करना है और उनका प्रीफिक्स लगाना है, इनको प्रीफिक्स की तरह यूज करना है, कुछ वर्ड्स बनाने हैं और उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है. फाइन, सो फर्स्ट वी विल टेक द वर्ड. पहला हमारा वर्ड क्या है, ठीक है, म्यूटी. म्यूटी. अब म्यूटी से हम बनाकर हम क्या बना सकते हैं, वी क्रिएट म्यूटनी. अब म्यूटनी क्या होता है, म्यूटनी मीन्स अ सिचुएशन ऑफ एगिटेशन. विद्रोह को हम क्या कहते हैं, म्यूटनी बोलते हैं. तो म्यूटनी विद्रोह है, तो इससे जुड़ा हुआ एक सेंटेंस हम क्रिएट करेंगे, द कैप्टन create a mutiny against the force. The captain create a mutiny against the force. Fine. अब हम देखेंगे सेंटेंस नंबर 2, दैट इज बाय. बाय से जुड़ा हुआ कोई हम प्रीफिक्स लगाते हुए एक वर्ड बनाएंगे, दैट इज बाइसेक्ट. बाइसेक्ट क्या होता है, किसी भी चीज को डिवाइड करना इज बाइसेक्ट. द रोड was bisect by a huge wall. फाइन, तो इस तरीके से हमने ये बनाया. थर्ड आता है आपका, दैट इज रिगेन. The army regain its power. रिगेन का मतलब होता है दोबारा से प्राप्त करना, तो हमने बनाया द आर्मी रिगेन इट्स पावर. क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज मिस. तो मिस से जुड़कर तो बहुत सारे वर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज मिस अंडरस्टूड. ठीक है, मिसअंडरस्टूड का मतलब होता है जब हम किसी चीज को गलत समझ जाते हैं. तो राहुल मिस अंडरस्टूड the concept. राहुल misunderstood the concept. तो इस तरीके से ये हमने अलग अलग वर्ड्स क्रिएट किए प्रीफिक्स बनाकर. हमने प्रीफिक्स यहां पर लिया म्यूटनी, म्यूट जो है इसका प्रीफिक्स है, और NY हमने ऐड कर दिया, वर्ड बन गया म्यूटनी. द कैप्टन क्रिएट अ म्यूटनी अगेंस्ट द फोर्स. कैप्टन ने
फोर्स के अगेंस्ट एक म्यूटनी जो है वो क्रिएट कर दी। अब दूसरा आता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमारा प्रीफिक्स बाय है, सेक्ट के साथ हमने इसको ऐड किया है। इसका मतलब हो गया डिवाइड करना है। द रोड वॉज बाइसेक्ट बाय अ ह्यूज वॉल। जो रोड था वो एक बड़ी सी वॉल से दो भागों में डिवाइड हुआ था। थर्ड आता है आपका रिगेन। रिगेन का मतलब होता है दोबारा से गेन करना या दोबारा से प्राप्त करना। तो आर्मी रिगेन इट्स पावर। जो आर्मी थी उसने अपनी पावर को फिर से प्राप्त कर लिया या रिगेन कर लिया। अगला आता है आपका मिसअंडरस्टूड। यहाँ पर हमारा मिस जो है वो प्रीफिक्स है और अंडरस्टूड हमारा अलग वर्ड है, तो इसके साथ मिस प्रीफिक्स लगाकर वर्ड बना दिया हमने मिसअंडरस्टूड और सेंटेंस क्रिएट कर दिया राहुल मिसअंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, कि राहुल ने कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से समझा। तो इस तरीके से हमने जो सेंटेंसेस थे उनको क्रिएट किया है। और अब आता है आपका सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू द कंजक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा कंजक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पर टाइटल नहीं दिया हुआ है कि ये कंजक्शन से रिलेटेड है, बट स्टिल ये कंजक्शंस हैं। और व्हाट आर द कंजक्शंस? कंजक्शंस आर द वर्ड विच आर यूज्ड टू जॉइन टू फ्रेजेस। दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनको हम कंजक्शंस कहते हैं। इन कंजक्शन को हम दूसरा नाम जॉइनिंग वर्ड्स का भी दे सकते हैं, क्योंकि बेसिकली दे आर यूज्ड टू कंबाइन सेंटेंसेस, दे आर यूज्ड टू कंबाइन फ्रेजेस। ठीक है, तो अब आपका है रेहन वॉज वेरी हैप्पी ही वॉन द स्कॉलरशिप। अब यहाँ पर जो कंजक्शंस हमें दिए गए हैं दे आर वी आर हैविंग बिकॉज, एज, सिंस और सो। बेसिकली ये वो कंजक्शन है जिसको अगर हम मोटे रूप से समझे तो इनका मीनिंग होता है क्योंकि। बट स्टिल देयर आर सम डिफरेंट रूल फॉर यूजिंग दैम। बट फिर भी बहुत ऐसे छोटे छोटे रूल्स हैं जो इन्हें यूज करते समय हमें अपने दिमाग में रखने होते हैं। व्हाट आर द रूल्स? सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को ही सॉर्ट आउट करेंगे और पहला सेंटेंस है हमारा ए पार्ट, और सॉरी ए को हम सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या है, दैट इज, चलिए पहले इसको रीड करते हैं। रेहन वॉज हैप्पी, सॉरी रेहन वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉन द स्कॉलरशिप। रेहन बहुत खुश है, और क्यों खुश है? क्योंकि उसने स्कॉलरशिप जीती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं हम बिकॉज को यूज करेंगे। बिकॉज को यूज करने का भी एक रीजन है, और वो रीजन क्या है पहले हम इसको लिख लेते हैं। रेहन वॉज वेरी हैप्पी। हम यहाँ पर कंजक्शन यूज कर रहे हैं बिकॉज। बिकॉज को यूज करने का मेरे पास एक रीजन है, वो हम क्या है वो बताऊंगी मैं। बिकॉज ही वॉन द स्कॉलरशिप। रेहन वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉन द स्कॉलरशिप। रेहन बहुत खुश है क्योंकि उसने स्कॉलरशिप जीती है। जब बिकॉज ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं व्हेन वी आर गिविंग, जब हमारे पास रिजल्ट पहले हो। अब ये रिजल्ट है हमारा, रेहन खुश है, ये इस चीज का रिजल्ट है, और रीजन हमारा ये है क्यों खुश है, क्योंकि उसने स्कॉलरशिप जीती है। तो अगर सेंटेंस में आपके पास रिजल्ट पहले दिया गया, खुश होना किस चीज का रिजल्ट है? क्योंकि उसने स्कॉलरशिप जीती है। तो अगर आपके पास सेंटेंस में रिजल्ट पहले दिया हुआ है और रीजन बाद में दिया हुआ है तो हम वहां पर यूज करेंगे बिकॉज को। ये पहला रूल है कंजक्शंस को यूज करने का, एंड वी आर यूजिंग द कंजक्शंस ऑफ रीजन। हम कंजक्शन, उन कंजक्शन के पोर्शन को यूज कर रहे हैं। इन सारी कैटेगरी ऑफ कंजक्शन को हम बोलते हैं कंजक्शंस ऑफ रीजन, कारण वाले कंजक्शंस हैं। अब आता है हमारा सेकेंड सेंटेंस, एंड दैट is Ansh was already in town. He decided to visit the tourist spot.
अब अंश जो है वो ऑलरेडी टाउन में है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या फिल करेंगे, अंश ऑलरेडी टाउन में है, इसीलिए उसने ये डिसाइड किया टू विजिट द टाउन। तो जहां पर हमारी सेंस इसलिए वाली आती है वहां पर हम कंजक्शन सो को यूज करते हैं। तो आपका आंसर बनेगा अंश was already in town। फाइन, हम यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे। अंश was already in town, so he decided to visit the tourist spot। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने टूरिस्ट स्पॉट पर विजिट करेगा। एक बार फिर से समझेंगे। अंश was already in town, so he decided to visit the टूरिस्ट स्पॉट। अंश जो था वो ऑलरेडी टाउन में है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो विजिट करेगा सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को। तो जहां पर हमारी सेंस इसलिए वाली आती है वहां पर हम सो को यूज करते हैं। सो अगेन मैं आपको रिकॉल करा दूं, हम कंजक्शंस कर रहे हैं एंड कंजक्शंस ऑफ रीजन। सो आगे आता है आपका सेंटेंस नंबर सी। हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। इट वॉज स्नोइंग, रीता डिड नॉट गो आउट टू मीट हर फ्रेंड। सो आप क्या करेंगे यहाँ पर, अगेन हम यहाँ पर सो को यूज करेंगे। इट वॉज रेनिंग, सॉरी रेनिंग नहीं, स्नोइंग। इट वॉज स्नोइंग, इट वॉज स्नोइंग, so Rita did not go out to meet her friends। यहाँ पर फिर हमने सो को यूज किया है। इट वॉज रेनिंग, सो रीता डिड नॉट गो आउट टू मीट द फ्रेंड। सो को मैंने आपको बताया इसलिए इसकी सेंस आती है, बट इसका एक और पर्टिकुलर रूल वो ये है कि जब हमने किसी काम को बता दिया है, यहाँ पर इट वॉज स्नोइंग, रीजन पहले बता दिया है। अब बिकॉज में हमने क्या किया था, रिजल्ट पहले बताया था, रीजन बाद में बताया था। सो के अंदर उल्टा है इसका। सो में हमने क्या बता दिया है, रीजन पहले हमने इनको बता क्लियर कर दिया है। रीजन क्या है कि स्नो हो रही है, दैट इज वाई। रिजल्ट क्या हुआ कि रीता जो है वो अपने फ्रेंड से मिलने चली गई है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो बिकॉज आपको उन सेंटेंसेस में फिल करना है जहां पर रिजल्ट पहले हो और रीजन बाद में हो। सो आपको उन सेंटेंसेस में फिल करना है जहां पर रीजन पहले हो और रिजल्ट बाद में हो। बेसिक क्राइटेरिया इन कंजक्शंस को फिल करने का यही होता है और कि आपने रिजल्ट और रीजन का जो इक्वेशन है उसको सॉर्ट आउट करना है। अब बचते हैं आपके एज और सिंस। एज और सिंस वो कंजक्शन है जो बहुत फॉर्मल बातचीत में, जब आप बातचीत बहुत ही फॉर्मल दायरे में कर रहे हो वहाँ आप एज और सिंस को यूज करते हैं। जहाँ बात आप बिल्कुल ही अपने रिलेटिव से कर रहे हो या बहुत फ्रेंडली वे में कर रहे हो वहां पर आप बिकॉज और सो जैसे वर्ड्स को या कंजक्शंस को यूज करेंगे। अब हमारा लास्ट रहता है अंजू स्लेप्ट, शी वॉज लेट टू द स्कूल। यहाँ पर फिर आपका अंजू स्लेप्ट, शी वॉज लेट टू द स्कूल, डी फाइंड आउट करेंगे। तो अंजू स्लेप्ट, अंजू स्लेप्ट, तो रिजल्ट क्या हुआ आपका, ये आपका रीजन हो गया। सो शी वॉज
स्कूल। लास्ट सेंटेंस देखोगे आप, यहाँ अगेन हमें उसी थ्योरी को फॉलो करना है। अंजू स्लेप्ट, रीजन है कि अंजू जो है वो स्लेप्ट हुई, सोई है, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, शी वॉज लेट टू द स्कूल। तो जहाँ हमारे पास रीजन पहले हो रिजल्ट बाद में हो, वी टेंड टू पुट सो। अंजू स्लेप्ट सो शी वॉज लेट टू द स्कूल। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया ये। तो आज जो हमने कंजक्शन का बेसिक रूल ये समझा कि हमें एम्फसाइज करना है अपने रीज़न और रिजल्ट वाले रूल पर। आपने जहाँ देखना है कि अगर आपका बेसिकली आपको दो पोर्शन मिलेंगे सेंटेंसेस में, हर एक सेंटेंसेस में दो बातें कही गई हैं और उन दोनों को हमें जो है कंबाइन करना है। लाइक पहला पोर्शन है ये वाला जो फुल स्टॉप से इधर किया, हर एक क्वेश्चन में पहला पोर्शन ये वाला और वी नीड टू कंबाइन देम विद द हेल्प ऑफ अ कंजक्शन, और इन सारे को हमें कंजक्शंस लगाकर कंबाइन करना है। अब कौन सा कंजक्शन कहाँ यूज करोगे वो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि पहली बात रीजन है या पहली बात रिजल्ट है। अगर पहली बात रिजल्ट है और दूसरी बात रीजन है तो आप बिकॉज फिल करोगे, और अगर सीधा इसका ऑपोजिट है, पहली बात रीजन है और दूसरी रिजल्ट है, तो आप वहां पर सो फिल करोगे। तो फाइन, सो दिस इज हाउ वी सॉर्ट आउट द कंजक्शंस। कंजक्शन का हल्का सा आइडिया है, कंजक्शंस अपने आप में एक बहुत वाइड स्प्रेड टॉपिक है, बट स्टिल वी हैव अ लिटिल बिट ब्रीफ आइडिया अबाउट द कंजक्शंस। आई होप आप सबको 5th क्लास का ये ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। दिस इज ऑल वी हैव फॉर नाउ, टिल देन हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग।